हाय डियर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग यहाँ पे केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड पढ़े थे। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने दो क्लास से डिटेल्स में डिस्कस किया था। ऐसे स्टूडेंट जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं, वो प्रीवियस क्लास को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, जहाँ पर से आप प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आप कार्बन और एंड इट्स कंपाउंड जो पढ़ रहे हैं, इसको बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। ठीक, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय कोवैलेंट बाउंड। अच्छा, हम लोग क्या यहाँ पे दिया है क्वेश्चन से कि कोवैलेंट बाउंड से आप क्या समझते हैं। हम लोग पीछे क्लास में क्या स्टडी किए थे, कोवैलेंट बाउंड के बारे में स्टडी किए थे। उसमें कहा गया था कि जो एक ऐसे बाउंड जो दो एलिमेंट के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से बनता है, ऐसे बाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बाउंड बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा यहाँ पे, करें द बाउंड, क्या लिखेंगे, द बाउंड विच इज फॉर्म्ड, द बाउंड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ electron between two elements called, क्या कहलाता है वो, कोवैलेंट बाउंड कहलाता है, कोवैलेंट बाउंड कहलाता है। ठीक है। तो पीछे क्लास में हम लोगों ने देखा था, नाइट्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का शेयर्स होता था, ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो शेयर होता था, उसके वजह से जो बाउंड बनता था, हम उसे क्या बोलते थे, कोवैलेंट बाउंड बोलते थे। राइट द कोवैलेंट बाउंडिंग इन नाइट्रोजन्स। तो सबसे पहली बात, जब हम इसे आंसर करेंगे तो कैसे करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहली बात हमको ये देखना है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन तो कितना होता है भाई, 7। कितना होता है, 7। अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है इसका, तो पहले जो ऑर्बिट, क्योंकि पहला ऑर्बिट में कितना रहेगा भाई, पहले ऑर्बिट को के से डिनोट करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। दूसरा ऑर्बिट अगर हम लें, के बाद क्या आता है, एल में कितना इलेक्ट्रॉन्स रहेगा भाई, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमको पता है कि फर्स्ट को छोड़ करके जितने भी ऑर्बिट है, उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए स्टेबल होने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन, पर है इसके पास कितना, 5। तो इसको कितने की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है। तो हमें पता चल गया इसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रॉन्ग क्या है, स्टेट इलेक्ट्रॉनिक क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ नियरेस्ट नोबेल गैस नाइट्रोजन का कौन सा आ जाएगा वहाँ पे, नियोन आ जाएगा। ठीक है। तो उसके तरह ये क्या होना चाहेगा। ठीक है। तो लिखें, टू अटेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबेल गैस, नाइट्रोजन नीड 3 more इलेक्ट्रॉन। हाउ मच, 3 more इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन है, इसको 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। कैसे करेगा भाई, जैसे आप लोगों को मालूम है, जो नाइट्रोजन होता है उसके पास आउटर मोस्ट में पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम उसको नहीं दिखाते, वो कंप्लीट है हमारा। तो फिर दूसरा जो ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो कि दूसरे ऑर्बिट में कितना है, 5, 3 इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत है। तो 3 इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन को जिसकी ज़रूरत है उसको सामने रख लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को इसको क्या कर रहे हैं, ज़रूरत है। ठीक है। अब बचा कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन को इधर दिखा देते हैं। अब ये दूसरा एटम है, इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत है, और 2 इलेक्ट्रॉन को इधर दिखा देते हैं। ठीक है। अभी देखो ये कंबाइन नहीं हो रहा है, अभी बिफोर कम्बिनेशन है। अब ये देखो, ये भी नाइट्रोजन है, इसके आउटर मोस्ट में 5, इसके आउटर मोस्ट में 5। अब ये कंबाइन होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले बिफोर कम्बिनेशन। क्या हो गया, बिफोर कम्बिनेशंस। ठीक है। अब ये जैसे ही कंबाइन करेगा ये,
अब क्या करेगा यहाँ पे, ये जो नाइट्रोजन है अपनी इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन क्या करेगा, इसका जो 3 इलेक्ट्रॉन है और इस नाइट्रोजन का जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और पहले से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन था, ये इसको अपने एरिया में दिखा देगा। अब टोटल कितना हो गया, 3 3 6 2 8। अब इधर वाला जो नाइट्रोजन है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को ये इसको अगर अपने एरिया में दिखाएगा तो ये भी तो इसके एरिया में दिखाएगा। आपको बताए थे ना कि जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, वो तो सेम चलेगा भाई, जैसे आपने लिए हो तो हमको भी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, इसको यहाँ से क्या करेगा, अपने एरिया में दिखाएगा। इसके एरिया में भी देखो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन का ये शेयर कर रहा है, कितना, ये कंबाइन करते, तो यहाँ पे लिख देंगे आफ्टर कम्बिनेशन। क्या लिख देंगे, आफ्टर कम्बिनेशन। थोड़ा अच्छा लगेगा डेकोरेट करके लिखोगे तो, आफ्टर कम्बिनेशंस, ठीक है। तो अगर इसको हम देखेंगे स्ट्रक्चर के देखें तो नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दिखा देंगे 3 डॉट बॉन्ड से, ठीक है। और इसी चीज़ को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, N2, कैसे लिख करते हैं, N2। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं इसी को, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा था, राइट द कोवैलेंट बॉन्डिंग इन द नाइट्रोजन। तो आप इस तरह से क्वेश्चन में एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे तो आप लोग वहाँ पे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको VVI लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं लगा देता हूँ VVI। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वाई कोवैलेंट कंपाउंड आर वोलेटाइल इन नेचर्स विथ लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग पढ़े थे कोवैलेंट कंपाउंड का जो नेचर पढ़े थे, यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोगों को, हमने पीछे क्लास में पढ़ा था कि ये जो कोवैलेंट बाउंड होता है उसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, दोनों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, लो होता है। साथ ही साथ ये क्या होता है, वोलेटाइल इन नेचर होता है। अब मैंने कहीं पे लिखा हुआ था, कहाँ पे, कहीं पे लिखा हुआ था, जनरली इन नेचर दीज आर इंसोलेबल इन वाटर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं अटैच नहीं किया तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, एंड ऑल्सो वोलेटाइल इन नेचर। तो यहाँ पे लिखा हूँ जनरली वोलेटाइल इन नेचर में लिख दिया था, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को करेक्ट ऐसा होता है, तो आप इसका रीजन बताएं, ठीक है। तो चलो हम इसका भी रीजन बताते हैं। यहाँ पे क्या होगा इसका रीजन, आप लोग अगर आप लोग पढ़े हैं पीछे क्लास में तो आप लोग पॉज करके आंसर कीजिए, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हैं तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए, ठीक है। तो आपको ये समझना है कोवैलेंट बाउंड जो बना होता है वो बाउंड तो स्ट्रॉन्ग होता है, बाउंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग्स होता है, ठीक है। लेकिन उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत ही वीक होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक जो फोर्स होता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है उसके तरह इसका स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है, जिसके वजह से ये क्या होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसका जो बाउंड होता है बहुत ही वीक होता है। तो उसको आंसर में हम लोग कैसे लिखेंगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, क्या लिखेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड हैविंग वीक मोलेकुलर फोर्सेस बिटवीन टू एटम्स। बिकॉज अब किसके वजह से बिटवीन दम, तो बिकॉज को, अब एक चीज़ रीजन क्यों भाई, क्यों होता है ऐसा, तो लिखेंगे बिकॉज दीज बॉन्ड आर फॉर्म्स, दीज bonds are formed due to sharing of electron, ठीक है। जब कोई भी बाउंड बनता है हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो ऐसे बाउंड जो होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, बहुत ही वीक फोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, बहुत ही वीक होता है। और उसी को भी क्या बोलता है, वैन वाल फोर्स, क्या होता है, उसी को बोलता है वैन वाल फोर्स। अगर आप लिखना चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिख दिए। आप यहाँ इतने तक आंसर कर सकते हैं, अगर ज़्यादा नंबर है तो और उसको आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर रहेगा शॉर्ट एंड मीनिंगफुल आंसर दें आप लोग, ठीक है। लिखा है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये एलोट्रोप्स क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग में क्या डालेंगे, एलोट्रोप्स, ठीक है।
तो समझते हैं पहले। देखो, एलोट्रोप्स कोई भी एलिमेंट है, उसका एक ऐसा फीचर्स, ऐसा कैरेक्टर है जो कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो चेंज है, पर उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, आइडेंटिकल है। क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल होता है। ठीक है, तो ऐसे सारे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस जैसे कार्बन को अगर हम लोग देखा जाए कि वो पाया जाता है किसके फॉर्म में, डायमंड के फॉर्म में, ग्रेफाइट के फॉर्म में, और क्या आप फुलेरेन के फॉर्म में पाया जाता है। आपने देखा होगा चारकोल के फॉर्म में पाया जाता है, कोल के फॉर्म में पाया जाता है। ये सभी के सभी क्या है, एलोट्रोप्स है। तो मेनली जो एलोट्रोप्स होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो पहला जो एलोट्रोप्स अगर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे इट इज़ द property of element comes into different form, having different physical properties but identical केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्या देखा कि जो एलोट्रोप्स होता है वो क्या होता है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे देखेंगे ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसके एलोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब एलोट्रोप्स जो होता है, एलोट्रोप्स एलोट्रोप्स को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में डिवाइड करेंगे? दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक होता है क्रिस्टल, एक होता है माइक्रो क्रिस्टल। ठीक है, तो हम लोग पहले लिखेंगे क्रिस्टलीन फॉर्म। क्या लिखेंगे? क्रिस्टलीन फॉर्म। ठीक है, अब क्रिस्टलीन फॉर्म पर क्या होता है, मतलब एक क्रिस्टलीन, एक तो अगर देहाती लैंग्वेज में समझने को, मतलब चकला टाइप का, कैसा होगा, चकला ढेकरी टाइप का, समझ में आ रहा है कुछ, उसको बोलते हैं क्रिस्टलीन फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टलीन, मतलब सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। तो इसमें से अगर हम एग्जाम्पल को देखना चाहें तो आपने डायमंड का नाम सुना होगा। ये डायमंड क्या है? ये एलोट्रोप्स ही है कार्बन का, लेकिन किस फॉर्म में है? क्रिस्टलीन के फॉर्म में। उसके बाद आपने सुना होगा ग्रेफाइट। किसका नाम सुने हैं? ग्रेफाइट। ये भी क्या है आपका? एलोट्रोप्स ही है, लेकिन किस फॉर्म में है? क्रिस्टलीन के फॉर्म में। और आपने सुना होगा इसके बाद फुल एरेन। क्या नाम सुने हैं? फुल एरेन का नाम सुना होगा। ठीक है, ये भी क्या है? क्रिस्टलीन के फॉर्म में। अजान के बाद आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अजान पूरा हो गया यहाँ पे। चलिए, तो हम लोग ने क्या देखा, यहाँ पे क्रिस्टलीन फॉर्म है, और इसी में से एग्जांपल लिया क्या हमने, एक डायमंड आता है इसके अंदर, दूसरा ग्रेफाइट आता है, तीसरा क्या आता है? फुलेरेन होता है। ठीक है, एक और फॉर्म पाया था जिसको बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो क्रिस्टलीन फॉर्म, माइक्रो क्रिस्टलीन फॉर्म। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। दो फॉर्म में पाया जाता है एलोट्रोप्स कार्बन का, एक होता है हमारा क्रिस्टलीन फॉर्म और दूसरा क्या है? माइक्रो क्रिस्टल। किसका पढ़ रहे हैं? एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ रहे हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को कार्बन के बारे में ही डिस्कस करना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे तो माइक्रो क्रिस्टलीन फॉर्म में हम लोग यहाँ पे दो याद रखेंगे। एक जो नाम सुना होगा, कोल। ठीक है, और दूसरा आप लोगों ने नाम सुना होगा, चारकोल। क्या नाम सुने होंगे? चारकोल। ये दोनों क्या है? ये एलोट्रोप से ही है, लेकिन किस फॉर्म में है? माइक्रो क्रिस्टलीन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? माइक्रो क्रिस्टलीन। यहाँ पे हम लोगों को कोल और चारकोल के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है डायमंड के बारे में पढ़ना है, ग्रेफाइट के बारे में पढ़ना है, और फुलेरेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे डायमंड के बारे में। किसके बारे में? डायमंड के बारे में। तो देखेंगे इसका डायमंड का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसा होता है। ठीक है, तो डायमंड के बारे में ऐसे वेल नोन है, मोस्ट ऑफ द पीपल नोज अबाउट द डायमंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर भी इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पे जो हेडिंग होने वाला है वो डायमंड होने वाला है। क्या हुआ? डायमंड। किसके बारे में? डायमंड के बारे में। ठीक है, आप डायमंड के बारे में क्या क्या जानते हैं, पहले ये बताइए आप लोगों ने सुना होगा कि डायमंड जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ठीक है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो उसके अंदर होता है, बहुत ही हैवी होता है, और बहुत ही क्या होता है, हार्ड भी होता है। ये भी आप लोगों ने सुना होगा।
इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है पर हीट को कंडक्ट करता है, ये सुना होगा आप लोगों ने। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ये भी सुना होगा। अगर नहीं सुने हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे फिर से सुन लीजिए, ठीक है। और इसे आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाए। तो पहला जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे डायमंड के बारे में, लिखेंगे इट इज़ कलरलेस। क्या लिखेंगे? इट इज़ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। क्या है? सब्सटेंस, ठीक है। विद, हम लिख सकते हैं विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लिख देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी ब्रिलियंट, ब्रिलियंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या लिख सकते हैं इसमें? विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डाल देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। कितना होता है आप लोग पढ़े हैं? 4.2, ठीक है। आप लोग पढ़े हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, ठीक। दूसरा है, आप लोग इसमें फिजिक्स के अंदर पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि इट इज़ क्वाइट हैवी होता है। क्या होता है? आप लिख सकते हैं इसे इट इज़ क्वाइट हैवी एंड एक्सट्रीमली हार्ड। क्या होता है? एक्सट्रीमली हार्ड होता है। और इसी को इसी डायमंड को कहा जाता है नेचुरल हार्डेस्ट मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको? हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डायमंड से ज़्यादा हार्डेस्ट अभी जो अर्थ क्रस्ट में अभी एग्जिस्ट नहीं किया है, ठीक है। तीसरी पॉइंट जो पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे इट डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। इट डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बट, ठीक है, बट इट हैज़ थर्मल मतलब हीट, थर्मल कंडक्टिविटी। और ये जो आप डायमंड पढ़ रहे हैं इसका जस्ट उल्टा होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा पर थर्मल कंडक्टिविटी नहीं देगा, हीट को कंडक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे ये उल्टा है, डायमंड क्या है? ग्रेफाइट का जस्ट उल्टा हो रहा है। यहाँ पे ये क्या है? थोड़ा सा ये कलरलेस है पर वो क्या हो जाएगा? ओपेक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसका कलर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा ग्रेइश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेइश कलर का आपने देखा होगा, ठीक है। ग्रेइश डार्क बोल सकते हैं उसको, उस कलर का होता है। उसके बाद एक और चीज़ लिख देते हैं, ये हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि हो सकता है ऐसा दे दे कि वाई डायमंड इज हार्डेस्ट मटेरियल, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसका आंसर भी हम लोग करेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं किसके बारे में? डायमंड के बारे में, ठीक है। तो लिख लेते हैं इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्यों होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट? अभी से जस्ट हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम लोग इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम लोगों को, आई होप हम लोगों को समझ में आ भी जाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है कि आप लोगों को डेली एक वीडियो मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए। अगर जो बच्चे नोट्स अच्छे से नहीं बनाए हैं तो यहाँ पे नोट्स अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। चलिए तो फिर आगे हम लोग समझते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर ऑफ किसका? डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि डायमंड का स्ट्रक्चर बनाने में उसको दिक्कत होता है, तो यहाँ पे इजी वे में हम लोग समझ लेंगे कैसे डायमंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, स्ट्रक्चर को बनाने से पहले हम लोग समझेंगे यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हेक्सागोनल बनाना है। हेक्सागोनल समझते हैं ना? हेक्सागोनल रिंग इस तरह से बनाइए आप लोग। हेक्सागोनल रिंग बना दिए, ठीक। अब यहाँ पे क्या कर दे, यहाँ पे कार्बन को फिट कर दीजिए डॉट के द्वारा, ठीक है। और एक और को यहाँ पे क्या कर दिए, बीच में दे दीजिए, ठीक। दूसरा यहाँ पे बना दीजिए इस तरह से, बना दिए। यहाँ पे भी इसको फिट कर दिए इस तरह से। यहाँ पे इसके बीच में भी आप डाल दीजिए, ठीक है। एक और अगर डालना चाहते हैं इस तरह से डाल दीजिए। आपको हेक्सागोनल रिंग बना देना है। फिर अगर आगे और बनाना है
तो आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो ये हेक्सागोनल रिंग हो गया, यहाँ पे भी रिंग हो गया, इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, ठीक है। बीच में आपको डालना है एक, ठीक। अब यहाँ पे देखिए इसको इधर से बढ़ा दीजिए, इसको इधर से ऐसे करके, ठीक है। इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, इसको इसके साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हर एक कार्बन जो है उसके पास कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड आप देखेंगे यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, डायमंड है यहाँ पे हमारा। अब 1 2 3 4 हो गया हमारा यहाँ पे। इसके पास गया कितना बाउंड है यहाँ पे, ये एक बाउंड और उधर जुड़ जाएगा, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे बाउंड डालेंगे यहाँ पे जुड़ जाएगा ये, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग दे दें तो यहाँ पे इससे ये साथ जुड़ जाएगा, इस तरह से देंगे इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ जुड़ जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो इस कार्बन के पास कितना है, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास भी कितना है, 1 2 3 4। मतलब हर एक कार्बन क्या होगा, अपने बगल के 4 कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। और जिसके वजह से इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि हर कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, 4 इलेक्ट्रॉन का, और वो क्या करते हैं 4 बाउंड को फॉर्म कर लेता है। 4 जब बाउंड को फॉर्म कर लेगा, क्या उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा, क्या एक्स्ट्रा चार्ज ही नहीं बचेगा। जब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं बचेगा, क्या वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो क्या करेगा, ये बताओ, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा क्या, नहीं। इसलिए कहता है कि डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, इसका स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग्स होता है, ये देख रहे हो ना, ये बाउंड जो बनता है कार्बन कार्बन के बीच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स होने की वजह से ये जब इसको हम हीट देंगे ना, तो थोड़ा बहुत हीट से इसको हम, इसके बाउंड को हम तोड़ नहीं पाएंगे, बहुत ही ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, बहुत ही हाई हो जाता है। तीसरा आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा कि ये क्या होता है, एक हार्डेस्ट मटेरियल होता है। हार्डेस्ट मटेरियल, इसके स्ट्रक्चर, इसका फिजिकल जो शेप्स है ना, शेप की वजह से क्या हो जाता है, इसके बाउंड मतलब कार्बन का जो अटैचमेंट है अदर कार्बन के साथ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग्स होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये हार्डेस्ट मटेरियल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो हम इसको क्वेश्चन का क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज यहाँ पे पहला चीज़ जानेंगे। अगर ए कार्बन एटम इज अटैच्ड, ए कार्बन atom is attached with 4 different other carbon, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा यहाँ पे, ए कार्बन एटम इज अटैच विद अदर 4 कार्बन, अदर यहाँ पे लिखे हैं डिफरेंट अदर कार्बन्स, ठीक है। फॉर्मिंग लिख देते हैं यहाँ पे, फॉर्मिंग ए रिजिड बॉडी, फॉर्मिंग ए रिजिड, फॉर्मिंग ए रिजिड, रिजिड 3 डायमेंशनल लिख देते हैं, कैसा, 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स हार्डनेस, हम लिख सकते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इसी की वजह से ये हार्डनेस होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, which is responsible for its hardness, ठीक है। चलिए दूसरा, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, दूसरी पॉइंट की बात करें, ए लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पड़ेगा इसके, क्या इसके हमने अभी डिस्कस किया था, इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए इसका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट था। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखने वाले, ए लॉट ऑफ energy required to break the network of strong covalent, नेटवर्क ऑफ, ये जो नेटवर्क देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बाउंड, ठीक है, इन द डायमंड क्रिस्टल,
ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लोग ये क्या डिस्कस किया कि ए लॉट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द नेटवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड इन द डायमंड क्रिस्टल। फिर हम लोग इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं ग्रेफाइट के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? ग्रेफाइट के बारे में। तो हेडिंग में डाल दीजिए यहाँ पे ग्रेफाइट। ठीक है। तो ग्रेफाइट भी क्या देखें हम लोग, ये भी एलोट्रोप्स है। कि कौन सा फॉर्म है? क्रिस्टलिन फॉर्म है। किस फॉर्म में? क्रिस्टलिन फॉर्म में। ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी जो इसमें लिखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, पहला प्रॉपर्टीज आप लोग लिखते भी जाएंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये होता है ग्रेइश कलर। हमने आपको बताया था ये कैसा कलर होता है? ग्रेइश कलर। तो लिखिए इट इज़ ग्रेइश कलर। कैसा होता है? ग्रेइश डार्क। क्या होता है? ग्रेइश डार्क बोल सकते हैं या ब्लैक बोल सकते हैं। ओपेक सब्सटेंस होता है, ये भी आप लोग लिख लेंगे, ओपेक सब्सटेंस। ठीक है। दूसरी चीज़, ये लाइटर होता है किससे? डायमंड से। क्या होता है? ये भी लिख लीजिए, इट इज द लाइटर, इट इज द लाइटर देन द डायमंड। ठीक है। ये सॉफ्ट भी होता है एज कंपेयर ऑफ द डायमंड। ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। कैसा होता है? ये सॉफ्ट भी होता है, स्मूथ होता है, सिल्परी इन टच भी होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज द लाइटर देन डायमंड एंड सॉफ्ट लिखते हैं। इस सॉफ्ट या स्मूथ लिख सकते हैं, सॉफ्ट एंड स्मूथ, स्मूथ एंड स्लिपरी इन टच, स्लिपरी इन टच। ठीक है। स्लिपरी इन टच क्यों होता है? जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तीसरी चीज़ हमने क्या बताया था? ये डायमंड का उल्टा होता है। ये डायमंड क्या देख रहे थे हम लोगों ने? ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि ये जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट बैड कंडक्टर, यहाँ पे बैड लिख देता हूँ, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट या थर्मल, जिसे हीट बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये देख रहे थे हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज़ था, किसका था? ग्रेफाइट का। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जब अब जो भी डाउट आपको यहाँ पे 3 पॉइंट में रहा होगा वो स्ट्रक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। चलिए तो आगे यहाँ पे देखो, जब हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो थोड़ा सा सावधानी बरतना होगा कि जब हम लोग ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ होते हैं? जहाँ पे डायग्राम बनाते हैं थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा लुक अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है। तो इस तरह से, तो यहाँ पे देखो अब क्या हो जाएगा, जब हम इसे बनाने जाएंगे तो कैसा होगा? यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? हेक्सागोन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हेक्सागोन। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग डायमंड में भी हेक्सागोन बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्लैट हेक्सागोन बनाने वाले हैं। ठीक है। तो अब हेक्सागोन बनाने से पहले थोड़ा सा सावधानी देना है कि आपको इसके सीधा में इस नहीं लेना, थोड़ा सा इधर हटा के लेना है, टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा, और इसको इस तरह से। ठीक है। इसको इसके साथ अटैच कर दिए। अब ये वाला पॉइंट लेंगे, एकदम आपको तो रहना है हॉरिजॉन्टल ही, ऐसे ये इस तरह से टेढ़ा, थोड़ा सा इस तरह से। ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा अगर हम लोग बनाएंगे इस तरह से, ये थोड़ा सा आगे रहना चाहिए, ये वाला आगे। अब फिर इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। आप लोगों का डायग्राम अच्छे से क्लियर साफ साफ समझ में भी आ जाएगा। और अगर एक तो और ले लें तो इसको थोड़ा सा इधर रहने देना है, और यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट इसके बराबर में नहीं ले जाना है, थोड़ा सा इधर हटा के रखना है। ठीक है। अब उसी के जस्ट नीचे एक और डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ठीक है। तो जब हम इसके जस्ट नीचे हम डायग्राम बनाने जाएंगे इसी तरह से, तो क्या होगा? ये वाला थोड़ा सा बड़ा होगा, ये वाला थोड़ा सा क्या होगा? छोटा होगा। अब यहाँ पे देखो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा ही होने चाहिए, तो इसको इस तरह से बनाइएगा। ओ सॉरी, ओहो, यहाँ पे चला जाएगा। क्या चला जाएगा? यहाँ पे। ठीक है। फिर दूसरा वाला अगर हम लोग बनाने के लिए जाएंगे इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और फिर अगर एक और हम लोग बनाना चाहेंगे इस तरह से, तो इसको यहाँ पे देना है, इसको यहाँ पे, और इसको यहाँ पे, और इस तरह से यहाँ पे, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है। अब क्या होगा? अब देखो पहला वाला को इस तरह से
मैच करा दीजिए। ये वाला देखो यहाँ पे मिलने वाला है, इस तरह से मिला दीजिए। ये वाला यहाँ पे मिलेगा, इसको इस तरह से मिला दीजिए। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट यहाँ पे आके मिलेगा, इसको यहाँ पे मिला दीजिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखो, ये सबसे नीचे है, सबसे नीचे वाले में मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पॉइंट देखो यहाँ पे है, यहाँ पे मिला दीजिए। ये वाला पॉइंट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिला दीजिए। ये यहाँ पे देखो सबसे नीचे जाएगा, ये वाला इसके साथ चला जाएगा। ये वाला देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इसके साथ चला जाएगा, ये वाला इसके साथ आएगा और ये वाला इसके साथ आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्लियर आपका डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कैसे बनाएं, तो उसका कभी इसके ऊपर लाइन चला जाता है, कभी उसके तरफ लाइन चला जाता है, जिससे क्लियर व्यूज़ नहीं आता है। ठीक है, आप इस तरह से थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो आपका जो डायग्राम है वो बड़ा ही क्लियर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिसे हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि इट कंसिस्ट लेयर ऑफ कार्बन। क्या करता है, ये लेयर है, देखो ये एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रहेगा। ठीक है, तो लेयर बना रहता है, क्या होता है यहाँ पे, लेयर बना रहता है। तो आप लोग यहाँ पे लेयर बना लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे इट कंसिस्ट लेयर, इस कंसिस्ट लेयर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स। पहला पॉइंट ये है, इसको आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, दूसरी पॉइंट ये देखो, ये कार्बन एटम का जो लेयर्स होता है ना, जिसके वजह से ये स्लिपरी होता है, किसकी वजह से होता है, उसी की वजह से स्लिपरी होता है। ठीक है, तो अगर ये लेयर बाय लेयर नहीं होगा तो ये स्लिपरी इन टच नहीं होता, इसलिए स्मूथ भी होता है, स्मूथ भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे ईच लेयर या ईच कार्बन लेयर बोल सकते हैं, ईच कार्बन लेयर इन ग्रेफाइट ज्वाइन टू ईच ग्रेफाइट लेयर। देखो यहाँ पे देखो, एक कार्बन कितने अदर कार्बन के साथ जुटा हुआ है, 3 ही के साथ जुटा हुआ है, तो जिसकी वजह से इसके पास क्या होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। क्या होता है, इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिसके वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो वही यहाँ पे लिखने वाले हैं कि ईच कार्बन लेयर इन ग्रेफाइट ज्वाइंट अदर 3 कार्बन, अदर 3 कार्बन एटम्स, अदर 3 कार्बन एटम्स। ऐसे स्ट्रॉन्ग बाउंड, तो इसका स्ट्रॉन्ग ही होता है, कार्बन बाय स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बाउंड, कोवैलेंट बाउंड, कोवैलेंट बाउंड एंड ये हेक्सागोनल रिंग बनाता है, वो भी लिख लेते हैं, कोवैलेंट बाउंड एंड फॉर्म्स हेक्सागोनल रिंग्स। ठीक है, क्या लिखा हमने, इच कार्बन लेयर्स इन ग्रेफाइट ज्वाइन अदर 3 कार्बन एटम्स बाय स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बाउंड एंड फॉर्म हेक्सागोनल रिंग्स। ठीक है, इसे भी आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे, या तो हम बोल सकते हैं द 4th इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तो अटैच रहता है, द 4th इलेक्ट्रॉन, द 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन atom is, the 4th electron of each carbon atom is free, so या लिख सकते हैं फ्री ही होता है, सो या हम लोग बोल सकते हैं विच मेक्स इज फ्री, विच मेक्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 3 पॉइंट देख लिए हैं कि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होता है। उसके बाद हमने देखा लेयर वो की वजह से ये क्या होता है, स्लिपरी एंड ये होता है, स्मूथ तो होता है। ठीक है, और ये क्या रहता है, इसके बाउंड क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग से होता है, और कैसा रिंग्स होता है, हेक्सागोनल रिंग्स होता है। ठीक है, अब आगे जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग। एक पॉइंट और बचा है हमारा यहाँ पे,
वो है बकमिंस्टर या हम बोल सकते हैं फुलेरेन। क्या था? फुलेरेन। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा इसका, ये क्या है? फुलेरेन। जो हम लोग ये एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ रहे हैं उसका ये क्या है? लास्ट पॉइंट है। तो हेडिंग में डालेंगे फुलेरेन। क्या डालेंगे? फुलेरेन। तो फुलेरेन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि वो लेटेस्ट है, इसलिए ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं होने वाला है। किसके बारे में? फुलेरेन के बारे में। ठीक है, तो फुलेरेन के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहला चीज़ जो हम लोग लिखेंगे, ये बहुत ही रिसेंटली बना डिस्कवर किया गया है, तो लिखेंगे दीज आर रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, और ये कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल इन शेप्स होता है। पहला फुलेरेन से जो डिस्कवर किया था वो C60 डिस्कवर था। एंड यहाँ पे लिखेंगे द शेप ऑफ फुलेरेन, द शेप ऑफ फुलेरेन इज स्फेरिकल। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ये क्या करता है? जनरली कार्बन जो होता है इनफाइनाइट कार्बन इसके साथ अटैच होता है। ये जो फुलेरेंस है कार्बन है, कार्बन से जो बनाता है 60 कार्बन या 70 कार्बन, 360 कार्बन से मिलकर के क्या करता है? एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल से बना लेता है। लेकिन इन जनरली ऐसा देखने के लिए कार्बन में नहीं मिलता है। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा सा क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे कहा गया द शेप ऑफ फुलेरेन इज स्फेरिकल। उसमें क्या होगा? स्फेरिकल शेप बनाता है, और उसके अंदर जो रिंग रहेगा कार्बन का, वो हेक्सागोनल रिंग भी होगा और पेंटागोनल रिंग्स भी होगा। मतलब दो तरह के आपको रिंग्स देखने के लिए मिल सकता है। तो उसमें जो पहले तो स्फेरिकल शेप होता है। स्फेरिकल शेप क्या होगा? मतलब इस तरह से होने वाला है इसका। ऐसे ऐसे कार्बन, मतलब पहले हम इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से कार्बन अटैच रहेगा। ठीक है, सुन रहे ना? अब यहाँ पे क्या होगा? ये आपस में क्या करेगा? हेक्सागोनल रिंग्स बना लेगा, पेंटागोनल रिंग्स बना लेगा। ठीक है, कहीं पे क्या देखने के लिए मिलेगा? हेक्सागोनल रिंग्स। इस तरह से कार्बन एक दूसरे से क्या रहेगा? जुटा हुआ रहेगा। और यहाँ पे क्या करेगा? एक जो है वो बना लेगा, स्फेरिकल शेप बना लेता है। ठीक है, इस तरह का शेप। उसमें दो तरह का रिंग देखने के लिए मिलता है। एक मिलेगा आपको पेंटागोनल रिंग्स, जो C16 है। अब हम लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, द फर्स्ट फुलेरेन वाज जो था वो, द फर्स्ट फुलेरेन वाज C60 था। क्या था? C60 मतलब होता है 60 कार्बन उसके अंदर पाया जाता था। ठीक है, अब 60 कार्बन में नंबर ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स जो पाया जाता था वो होता था 20। कितना होता था? 20 से हम याद क्या करेंगे? आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ पेंटागोनल रिंग्स जो देखा गया वो था कितना? 12। ठीक है, तो एक गो C16 एलोट्रोप्स लेंगे किस नाम से? फुलेरेंस के नाम से। तो उसमें आप देखेंगे हेक्सागोनल रिंग्स की संख्या कितनी होगी? 20 होगा। और ये पेंटागोनल रिंग्स है उसकी संख्या कितने देखने के लिए मिलेगा आपको? 12 की संख्या में देखने के लिए मिलेगा। 60 को कार्बन मिल करके एक इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल से बनाएगा, जो शेप जिसका होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल्स होगा। तो ये न्यूली डिस्कवर्ड है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ अभी तक डिस्कस नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर यहाँ तक हमने आज जो डिस्कस किया, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा है। यहाँ पे जो पीछे वाले क्लास में पढ़े थे उसका क्वेश्चन से देखा, उसको हमने सॉल्व भी किया। उसके साथ हमने आज जो डिस्कस किया एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में डिस्कस किया। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में हमने देखा दो तरह का होता है, एक क्रिस्टलिन फॉर्म में था और एक क्या था? माइक्रो क्रिस्टलिन फॉर्म। ठीक है, तो क्रिस्टलिन फॉर्म में भी देखा कि उसका 3 फॉर्म है। जो माइक्रो क्रिस्टलिन फॉर्म है उसका भी देखा हमने, कोल का इसके बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो आगे के क्लास में हम लोग यहीं से हम लोग आगे जो भी क्वेश्चन पढ़े थे इस पर कुछ क्वेश्चन लेंगे और हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो पीछे पढ़ा वो कितना हद तक हम लोग उसको सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, इसी में से नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा, नेक्स्ट क्लास आपको कल देखने के लिए मिलेगा।